जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं और उस लेसन का नाम है इंग्लिश में, क्लास 12th इंग्लिश में फ्लेमिंगो का है मित्रों, पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कह सकते हैं कि इस कहानी की ऐसी कहानी है कि जिसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भाषा में है, वर्णनात्मक शैली में है, निबंध है ये आप लोगों का। इसीलिए हो सकता है पाठ आपको कुछ कठिन लगे, तो थोड़ा सा आप लोग समझते हुए आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए और चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका समरी देख लेते हैं बच्चों। समरी क्या कह रहा है? समरी में है कि पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोक मित्रान इज ए चैप्टर फ्रॉम हिज बुक। जो पोएट्स एंड पैनकेक्स है, ये अशोक मित्रा के द्वारा लिखा गया उनकी किताब का एक पाठ है। किताब का क्या नाम है? माई ईयर्स विद बॉस, मतलब मेरे वर्ष जो मेरे बॉस के साथ थे। इसके बारे में है डिस्क्राइबिंग लाइफ एट जेमिनी स्टूडियोज इन मद्रास। मद्रास में जेमिनी स्टूडियो के जीवन का वर्णन कर रहा है। द टाइटल रिफर्स टू द पैनकेक, मतलब जो ये शीर्षक है ये पैनकेक की ओर वर्णन करता है। मेकअप यूज्ड बाई एक्टर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स एट द स्टूडियो। मतलब जो पैनकेक मेकअप का वस्तु जो है, ये नायकों के द्वारा और वहाँ पर उपस्थित जो लेखक है, स्टूडियो में जो कवि हैं, उन सब के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। द स्टोरी ह्यूमरसली डिपिक्ट्स द स्टूडियोज डेली लाइफ। द स्टोरी मतलब कहानी, ह्यूमरसली मतलब व्यंग्यात्मक पूर्वक से या हास्यास्पद तरीके से, डिपिक्ट्स द स्टूडियोज डेली लाइफ, स्टूडियो के प्रतिदिन के दैनिक जीवन का वर्णन करती है। द ऑफिस बॉयज अनफुलफिल्ड एस्पायरेशंस, जो ऑफिस के लड़के हैं उनके अपूर्ण इच्छाएं। द क्रिएटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सुब्बू की जो रचनात्मक प्रभाव है। एंड द ब्रीफ विजिट ऑफ एन इंग्लिश राइटर, और एक अंग्रेजी लेखक का संक्षिप्त, ब्रीफ विजिट मतलब संक्षिप्त में क्या, तो आने का समय है। स्टीफन स्पेंडर, जिनका नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। हाईलाइटिंग द कोलाबोरेटिव एट समटाइम्स टेंस एटमॉस्फेयर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। ये क्या करता है? ये एक रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है, फिर भी कभी कभी फिल्म जगत की उद्योग के बारे में भी बताता है। चलिए अब टेक्स्ट को देखते हैं बच्चों। टेक्स्ट में क्या कह रहा है? पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक क्या था? एक ब्रांड नेम था, यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम था जो मेकअप पदार्थों का था, मेकअप मटेरियल था। दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स, जिसे जेमिनी स्टूडियो ट्रक भर भर कर खरीदता था। क्या करता था? तो जेमिनी स्टूडियो इसे ट्रक भर भर के खरीदता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो ने इसका प्रयोग अवश्य किया होगा। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गौहर ने भी इसका प्रयोग अवश्य किया होगा। वैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट। वैजंती माला ने भी इसका प्रयोग अवश्य किया होगा। बट राती अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट। लेकिन राती अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। क्या कहा? कि राती अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा कि ये है क्या। अब देखते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो का जो श्रृंगार विभाग था, वाज मतलब था, इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग, एक भवन की सीढ़ियों के ऊपर था। दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स अस्तबल, जिसे रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल होने का माना जाता था।
ए डोजन अदर बिल्डिंग्स, एक दर्जन अन्य भवन इन द सिटी मतलब शहर में, आर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस, उसके आवास के रूप में कही जाती थी। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके आवास के रूप में कहे जाते थे दर्जनों भवन। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उसके संक्षिप्त जीवन के लिए, एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और मद्रास में उससे भी कम समय रहने के कारण रहते हुए भी रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत मतलब परिवर्तन दिखाया है, काफ़ी मात्रा में परिवर्तन दिखाया है। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, कुछ असंभव युद्ध लड़ने के अतिरिक्त, इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के दूर दूर के कोनों में, एंड मैरिंग ए मैडन इन सेंट मेरीज चर्च, और सेंट मेरी चर्च में एक महिला से शादी भी किया। इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास के सेंट जॉर्ज किले में उसने एक महिला से शादी भी किया। द मेकअप रूम मतलब श्रृंगार कक्ष, हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, एक हेयर कटिंग सैलून के जैसा दिखता है। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डोजन लार्ज मिरर्स, जिसमें चारों ओर से प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और लगभग आधे दर्जन बड़े बड़े दर्पण लगे हुए हैं। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट, वह एक ऐसी आकर्षक प्रकाश हैं, सो यू कैन इमेजिन द फेरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिससे आप उन जो श्रृंगार करने वाले लोग हैं उनकी उस सुंदरता के रहस्य को आप कल्पना कर सकते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाई ए बंगाली, जो मेकअप डिपार्टमेंट था, श्रृंगार कट विभाग था, वो सबसे पहले एक बंगाली के द्वारा चलाया गया, स्थापित किया गया। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, जिसने इसे बहुत बड़ा बना दिया स्टूडियो के लिए और फिर चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन, उसके बाद में इसका उत्तराधिकारी एक महाराष्ट्रीय बना, महाराष्ट्र का व्यक्ति। हु वॉज असिस्टेड बाई ए धारवाड़ कन्नडिगा, जो बाद में एक धारवाड़ कन्नडिगा के द्वारा हटाया गया, या कह सकते हैं उसके बाद एक धारवाड़ कन्नडिया बना, एन आंध्रा, उसके बाद एक आंध्र वाला व्यक्ति आंध्र प्रदेश का बना। ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रासी भारतीय ईसाई बना। एन एंग्लो बर्मीज़, एक आंग्ल बर्मा का व्यक्ति बना। एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और अक्सर स्थानीय तमिल निवासी होते थे। ऑल दिस शोज, ये सभी दर्शाता है दैट देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि ये राष्ट्रीय समावेशन का एक बहुत बड़ा स्थान था। लॉन्ग बिफोर AIR, ऑल इंडिया रेडियो के बहुत लंबे समय पहले से। एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्रीयता के समावेश के बारे में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा जो ब्रॉडकास्टिंग की जाने लगा, प्रचार प्रसार किया जाने लगा, उससे बहुत पहले से यहाँ पर राष्ट्रीय समावेशन को दिखाया जाता है। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, मतलब दिस गैंग, ये समूह ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मतलब राष्ट्रीय रूप से समावेशित मेकअप मैन, मतलब जो श्रृंगार विभाग के पुरुष थे, कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, किसी भी शानदार दिखने वाले व्यक्ति को बना सकते थे, इनटू ए हार्डियस क्रिम्सन ह्यूड मोनेस्टर्स with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। मतलब क्या कर सकते थे ये लोग, ये किसी भी शानदार दिखने वाले व्यक्ति को एक लाल बना सकते थे या अलग दिखने वाले रूप में बना सकते थे, और पनकेक, ट्रक भर के पनकेक की सहायता से और अन्य स्थानीय लोशन, क्रीम, इन सब की सहायता से। दोज वेयर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, उस समय मुख्यतः इंडोर शूटिंग होता था, अर्थात दरवाज़ों के भीतर शूटिंग होता था, फिल्म बनती थी। एंड ओनली 5, और केवल पाँच यानी ओनली 5%, केवल 5% ऑफ फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स, मतलब दरवाज़ों से बाहर या घर के बाहर शूटिंग की जाती थी।
आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जो सेट होते थे और स्टूडियो का प्रकाश होते थे वो लड़कियों और लड़कों को थोड़ा भद्दा दिखाने के लिए लगे रहते थे, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, मतलब जो फिल्म में थोड़ा सा प्रस्तुत करने योग्य दिखाई दें। ए स्ट्रिक्ट एरार्ची वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एरार्ची मतलब उत्तराधिकार, यानी एक सख्त उत्तराधिकार श्रृंगार विभाग में व्यवस्थित किया गया था, बनाया गया था। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। मतलब जो मुख्य श्रृंगार विभाग वाला व्यक्ति होता था वो मुख्य हीरो और हीरोइनों को, यानी नायक और नायिकाओं को क्या करता था, उनका श्रृंगार करता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, उसका श्रेष्ठ जो सहायक होता था, द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, मतलब वो दूसरे हीरो और हीरोइन को बनाता था, श्रृंगार करता था। द जूनियर असिस्टेंट एंड द मेन कमेडियन, मतलब द मेन कमेडियन मतलब जो कनिष्ठ सहायक होता था वो क्या करता था, मुख्य हास्य कलाकार को सुसज्जित करता था, एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार से। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, ऐसे नायक या ऐसे कलाकार जो भीड़ का रोल अदा करते थे, वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑफिस बॉय, उनकी जिम्मेदारी ऑफिस वाले एक लड़के की होती थी, मतलब एक ऑफिस बॉय था उसकी होती थी। अब देखिए ऑफिस बॉय कौन था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, मतलब जेमिनी स्टूडियो के श्रृंगार विभाग में भी हैड एन ऑफिस बॉय, एक कार्यालय का लड़का था। ऑन द डेज, मतलब उन दिनों में, व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जब एक भीड़ की शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जायंट विजिल, आप उसे अपना पेंट एक बड़े से पात्र में घोरते हुए देख सकते थे या घुलाते हुए मिलाते हुए देख सकते थे। एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और इसे उन भीड़ वाले कलाकारों के ऊपर लगाते हुए भी देख सकते थे। जेमिनी स्टूडियो की बात हो रही है बच्चों। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, जो चेहरे के प्रत्येक हिस्से पर इस श्रृंगार के लगाने की जो प्रक्रिया का विचार था ये बहुत ही घनिष्ठ था। ही वाजेंट एग्जैक्टली ए बॉय, वो वास्तव में एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो अपने लगभग 40वें वर्ष के प्रारंभ में था, शुरुआत में था। हैविंग इंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो, वो इस स्टूडियो में कई वर्षों पहले आया था, प्रवेश किया था। इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, एक मुख्य कलाकार बनने की आशा में आया था, और एक ऑफिस बॉय बन करके रह गया, यानी चपरासी बन करके रह गया। आर ए टॉप स्क्रीन राइटर, या एक मुख्य लेखक बनने की आशा में आया था। डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, या फिर निर्देशक या संगीतकार, संगीत लेखक बन करके आया था। ही वॉज ए बिट ऑफ पोएट, वो थोड़ा सा कवि भी था, यानी कविताएं भी लिखता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, टू होल साइड्स ऑफ विच वेयर फ्रेंच विंडोज। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, में एक घनावकार या घन के आकार में कमरे में कार्य करता था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग सबकी बराबर थी। टू होल साइड्स ऑफ व्हिच वेयर फ्रेंच विंडोज, जिसके दो किनारे पर पूरी तरीके से फ्रांसीसी खिड़कियां लगी हुई थी। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम, उस समय मैं नहीं जानता था, दे वेयर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, कि उन्हें फ्रांसीसी खिड़कियां कहा जाता था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मुझे अपनी मेज पर बैठे हुए देख करके, टेयरिंग अप न्यूज़पेपर, समाचार डे इन एंड डे आउट, पूरे दिन समाचार पत्रों को पलटते हुए फाड़ते हुए देख करके, मोस्ट पीपल थाट, अधिकांश लोग सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं इसके बाद कुछ भी करने वाला नहीं था। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थाट, ऐसा स्पष्ट है कि बॉस भी, मौलिक भी ऐसा ही सोचता था। लाइकवाइज टू, मतलब वो भी ऐसा ही सोच रहा होगा। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, इसलिए कोई भी
जो सोचता था या जो महसूस करता था कि मुझे भी कुछ कार्य दिया जाना चाहिए, कुछ व्यवसाय दिया जाना चाहिए, वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, वो मेरे उस कमरे में प्रवेश कर जाता था एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और एक विस्तृत क्या करता था, भाषण दे करके चला जाता था, समझा करके। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, श्रृंगार विभाग का जो लड़का था, हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया था, श्रृंगार विभाग के लड़के ने निर्णय लिया था, आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि मुझे इस बात को प्रकाश में लाया जाना चाहिए कि किस प्रकार से एक इतनी महान साहित्यिक कला को बेकार होने दिया जा रहा है। इन ये डिपार्टमेंट फिट एक ओनली फॉर द बार्बर्स, एक एंड परवर्ट्स, एक ऐसे विभाग में जो केवल नाई और परवर्ट्स मतलब कह सकते हैं कि जो लोग श्रृंगार करने वाले थे, उन विभाग में कैसे बेकार हो जा रहा था। सून मतलब जल्द ही। आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग फॉर ऑल द टाइम, जल्द ही मैं हर प्रकार की मतलब सभी समय में केवल भीड़ वाले शूटिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, उनके इन गाथाओं से मुझे इसके सिवाय और कुछ भी नहीं बचा सकता था, क्योंकि वो जब भी आता था तो परेशान ही करता था। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशा के सभी उदाहरण में, सभी परिणाम में, यू विल ऑलवेज फाइंड एन एंगर, आप हमेशा एक क्रोध पाएंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए सिंगल पर्सन, जो कि केवल एक ही व्यक्ति को निर्देशित करता था, ओपनली मतलब स्पष्ट रूप से, और कवर्टली या अस्पष्ट रूप से, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड, और श्रृंगार विभाग का ये व्यक्ति समझ चुका था, दैट ऑल हिज वोज इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्टेड वेयर ड्यू टू कोतमंगलम सुब्बू, कि जो उसकी पूरी ये डांट फटकार उसे मिलती थी, उसका अपमान होता था, उसकी उपेक्षा होती थी, ये सब कुछ केवल कोतमंगलम सुब्बू के कारण होता था। अब कोतमंगलम सुब्बू कौन था, तो चलिए देख लेते हैं कि सुब्बू कौन था। सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर था। ही कुडंट हैव हैड ए मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स, उसके पास वो मतलब जो फिल्मों में एक अधिक उत्साहजनक प्रारंभ नहीं कर सका, देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जितना कि हमारे मेकअप बॉय ने या श्रृंगार वाले लड़के ने विकास किया था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, उसे इसके विपरीत में और भी अधिक अनिश्चित और मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, क्योंकि जब उसने अपना कार्यकाल शुरू किया, अपना कैरियर शुरू किया, देयर वीयर नो फॉर्मली इस्टेब्लिशमेंट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज आर स्टूडियोज, तो उस समय कोई भी बहुत अधिक मतलब दृढ़ता से फिल्म निर्माण कंपनियां या स्टूडियो स्थापित नहीं हुए थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है, जिसको हम लोग विद्यालयी शिक्षा कह सकते हैं, जो विद्यालयों में जाकर के होती है। सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिसिएबल लीड ओवर आवर बॉय, सुब्बू के पास हमारे उस लड़के के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी बढ़त नहीं थी। बट बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मण वर्च, लेकिन एक ब्राह्मण वंश में जन्म होने के गुण के कारण, ए वर्च्यू इंडीड, उसमें वास्तव में एक गुण था, मतलब ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होने के कारण उसमें वास्तव में एक गुण था। He must have had exposure to more affluent situation and people. He must have had exposure, उसने अवश्य सामना किया होगा, more in affluent situation, मतलब अधिक मुश्किल परिस्थितियों का, and people और लोगों का, उसने निश्चित रूप से अधिक मुश्किल परिस्थितियां और लोगों का सामना किया होगा।
फिर क्या होता है बच्चों? He had the ability to look cheerful at all times. उसके पास सभी समय में प्रसन्नचित, चीरफुल मतलब प्रसन्नचित, प्रसन्नचित दिखने की एक योग्यता थी। इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन द फ्लॉप फिल्म, भले ही उसके हाथ में कोई एकदम से बेकार सी फिल्म ही क्यों ना आई हो। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो सदैव किसी न किसी के लिए कार्य करता रहता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, लेकिन जो उसकी जिम्मेदारियों की समझ थी, उसकी जो जिम्मेदारियों की समझ थी, वो उसका स्वयं से पहचान कराती थी विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली, उसके मुख्य के साथ, उसके प्रधान के साथ पूरी तरीके से, एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और उसके मुखिया के लाभ के लिए उसकी पूरी रचनात्मकता बदल जाती थी, परिवर्तित हो जाती थी। He was a tailor. He was tailor made for films. उसे फिल्मों के लिए टेलर बनाया गया था, दर्जी बनाया गया था। Here was a man. यहाँ एक व्यक्ति था who could be inspired, जो प्रेरित हो सकता था when commanded, जब उसे आदेश दिया जाता। कैसा आदेश? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे आदेश दिया जाता कि आपको ये काम करना है। कौन सा? द रैट फाइट्स द टाइगर, कि कोई एक चूहा एक बाघ से लड़ रहा है अंडर वाटर, पानी के नीचे, मतलब बाघिन से पानी के नीचे लड़ रहा है। एंड किल्स हर, और उसे मार देता है। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, लेकिन मारने के पहले उसे उसके शावकों पर दया आ जाती है। एंड टेंड्स देम लविंगली, और उन्हें प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन, मैं नहीं जानता हूँ कि इस सीन को कैसे करना है। अगर कोई उससे पूछता और आदेश देता तो वो इसके प्रति अपनी रचनात्मकता को दर्शाता था। कैसे दर्शाता था? द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर कहता था, एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 वेज ऑफ द रैट pouring अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। और सुब्बू क्या करता था? 4 ऐसे तरीकों के साथ आता था जिसमें एक चूहा अपने शिकार के ऊपर पूरी तरीके से दया भावना दिखा रहा था। गुड, अच्छा है। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, इट इज़ इफ़ेक्टिव इनफ, कि ये पर्याप्त प्रभावशाली है। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर कहता था, एंड इन ए मिनट, और एक ही मिनट में सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स, सुब्बू अगले ही मिनट में 14, 14 मतलब 14 और अन्य विकल्पों के साथ में आता था। 14 और अन्य विकल्पों के साथ में आता था। फिर क्या कह रहे हैं बच्चों? एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी, फिल्म का निर्माण निश्चित रूप से बहुत अधिक आसान रहा होगा विद ए मैन लाइक सुब्बू, सुब्बू के जैसे एक व्यक्ति के साथ, अराउंड, जो चारों ओर आपके साथ रहता हो। एंड इफ़ एवर देयर वाज ए मैन, और यदि कभी कोई ऐसा व्यक्ति था हु गेव डायरेक्शन, जो निर्देश देता था, डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज़, जो कभी, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जो कभी जेमिनी स्टूडियो को निर्देश देता था और परिभाषाएं देता था ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इसके सुनहरे समय वर्षों के दौरान, इट वाज सुब्बू, तो ये सुब्बू ही था। क्या कहा कि तो ये सुब्बू ही था। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट, सुब्बू के पास एक कवि के रूप में अलग पहचान थी। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और यद्यपि वह निश्चित रूप से उच्च और मिश्रित गुणों के लिए और अधिक समर्थ था। ही डेलिब्रेटली चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेज, वह जानबूझ करके अपनी कविता को भीड़ को संबोधित करने के लिए लिखा करता था। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शैडोड, जो फिल्मों में उसकी सफलता थी वो
छाई हुई थी या कह सकते हैं ढकी हुई थी, एंड ड्वार्फ्ड और बौनी थी हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, उसके साहित्यिक उपलब्धियों के आगे। आर सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, या ऐसी उसकी भावनाएं महसूस करती थी। ऐसा क्या होता था, उसकी भावनाएं भी महसूस करती थी। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उसने कई वास्तविक कहानियाँ, निश्चित रूप से वास्तविक कहानियों को कविताओं में रचना किया। इन फोल्क रिफ्रेन एंड डिक्शन, मतलब भीड़ के संबंध में और लेख, एंड आल्सो रोट ये स्प्राउलिंग नॉवेल, और एक उपन्यास भी लिखा। कौन सा उपन्यास? थिलाना मोहनम्बयाल विद डोजेंस ऑफ वेरी डेफ्टली ईच्ड कैरेक्टर्स, जिसमें क्या किया, एक उपन्यास लिखा थिलाना मोहनम्बल, दर्जनों ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर के साथ उसमें उभारे। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, वह बिल्कुल सफलतापूर्वक भावों को पुनः बना लेता था। एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरीज, और देवदास जैसे उदासी भरे तरीकों को भी वह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बना लेता था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वह एक अद्भुत कलाकार था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, उसने कभी भी मुख्य भूमिका की मांग नहीं की। बट व्हाट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ फिल्म्स, लेकिन किसी भी फिल्म में जो भी सहायक भूमिका वो अदा करता था, ही परफॉर्म्ड बेटर दैन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, वह वहाँ के मुख्य कलाकारों से भी बेहतर माना जाता था। ही हैड ए जीन्यून लव फॉर एनीवन, उसके पास एक मतलब किसी के लिए भी एक अद्भुत प्रेम था, श्रेष्ठ प्रेम था। ही केम ए क्रॉस, जिसके साथ वह आता था। एंड हिज हाउस वाज ये परमानेंट रेसिडेंस, और उसका घर एक अस्थाई आवास था। फॉर डोजेंस ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस, उसके दर्जनों करीबी और दूर के रिश्तेदारों के लिए, एंड एक्वेंटेंसेस और परिचितों के लिए उसका घर क्या था, एक ऐसे आवास के रूप में था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, अगेंस्ट सुब्बूज नेचर, सुब्बू के प्रकृति के आदतों के बारे में, टू बी इवन कॉन्शियस, जो उसको चैतन्य या जागरूक रखता था। दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, कि वह उनमें से कई लोगों को भोजन करा रहा था और उनकी मदद भी कर रहा था। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, एक ऐसा उदार और मददगार व्यक्ति। एंड येट ही हैड एनिमीज, और फिर भी उसके पास शत्रु थे। वाज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या ये इसलिए था कि वह मालिक के साथ बहुत अधिक घनिष्ठ था, उनके बहुत अधिक पास रहता था और घुला मिला हुआ था। आर वाज इट हिज जनरल डेमिन्योर, या ये उसकी साधारण व्यवहार से था, दैट रिसेंबल्ड ए साइकोफैंट्स, जो एक रोगियों को दर्शाता था। आर अथवा हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या प्रत्येक चीज़ों के बारे में अच्छी चीज़ें कहने की उसकी जो तत्परता थी, उसके कारण था। इन एनी केस, किसी भी मामले में, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, श्रृंगार विभाग में यह व्यक्ति था, हुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, जो सुब्बू के लिए एक ऐसा शुष्क भाव रखता था। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही आप लोगों का पर्याप्त रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी, पाठ काफ़ी लंबा है। फिर इसके बारे में हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में आप शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।